Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about colonialism in Africa and we have discussed about factors of the First World War. And in the factors of the First World we have completed three important factors of the World War. And in the today's lecture, we will discuss about last three remaining factors of the World War. Like we will discuss about feeling of fears, nationalism, then role of newspaper and glory of victory in the First World War. So let's get started topic. Okay, so in the last lecture, we have discussed about colonialism in Africa and we have discussed some factors of the First World War. सो colonialism in एशिया, हमने उसमें क्या देखा था कि एशिया के कई ऐसे रीजन थे जहाँ पर यूरोपियन कंट्री का कंट्रोल हो गया था. लाइक डच ने साउथ अफ्रीका में कॉलोनी एस्टेब्लिश की थी. इंग्लैंड एंड फ्रांस ने केप एंड अल्जीरिया पे कंट्रोल पा लिया था. देन हम बात करें कि बेल्जियम के जो किंग थे जिसने कोंगो पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया था. देन हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में देखा. इंग्लैंड ने ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट. देन फ्रांस की बात करें ट्यूनिशिया, मोरक्को, वेस्ट अफ्रीका. देन जर्मनी, ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका. इटली ने भी रेड सी के अराउंड जो एरिया था वहाँ पर कंट्रोल पा लिया था. स्पेन एंड पोर्टुगल की बात करें तो ये भी कंट्री थे जिसने अफ्रीका के कई सारे प्रोविंसेस पे कंट्रोल पा लिया था. सो कॉलोनाइलिज्म हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि दूसरे कंट्री पे कंट्रोल करना, इसको हम कहेंगे कॉलोनाइलिज्म. एंड कॉलोनाइलिज्म के दो इम्पोर्टेंट शिकार कौन हुए थे? एशिया एंड अफ्रीका कंटिनेंट के कंट्रीज. एशिया कंटिनेंट में मेजरली इंडिया काफ़ी अफेक्ट हुआ था फ्रॉम द कॉलोनाइलिज्म. एंड अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के कई सारे रीजन कॉलोनाइलिज्म का शिकार बने थे. देन हमने लास्ट लेक्चर में बर्लिन कॉन्फ्रेंस की बात की थी. बर्लिन जर्मनी का एक सिटी है, तो बर्लिन पे यूरोपियन नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि सभी कंट्री डिवाइड कर दे अपना एरिया इन द अफ्रीकन कंट्री. सो अफ्रीकन कंट्री जितने भी थे वह डिवाइड हो गए बिटवीन द यूरोपियन नेशंस. देन हमने देखा कि जर्मनी एंड इटली, इसमें यूनिफिकेशन प्रोसेस हुई. जर्मनी ने भी पार्टिसिपेट करने लगा इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन एंड कॉलोनलिज्म. तो इससे क्या हुआ कि जर्मनी और इंग्लैंड, इस दोनों कंट्री में भी काफ़ी सारी कंपटीशन हमें देखने को मिली थी. देन हमने फैक्टर्स दैट कोज्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में देखा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे काफ़ी उसको अफेक्ट किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन ऑन 1 अगस्त 1914. 1 अगस्त 1914 पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी. देन लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा कि जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में सेडान वॉर हुई थी और इस वॉर में फ्रांस की हार हुई थी और फ्रांस को फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी. और इस ट्रीटी में जो वॉर फाइन था वो काफ़ी ज़्यादा था. फ्रांस से वो ये पे करने के लिए एबल नहीं था. सो दोनों के बीच में काफ़ी तनाव इसीलिए हमें देखने को मिले और इसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई. यानी कि फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज कोज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये ट्रीटी काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल साबित हुई फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. देन हमने कई सारे फैक्टर के बारे में देखा. स्पेशली इकोनॉमिक फैक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट था वर्ल्ड वॉर के लिए क्योंकि इंग्लैंड काफ़ी आगे चल रहा था इन द कोलोनाइलिज्म. एंड जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने इंग्लैंड एंड फ्रांस के कंपेयर में चीपर गुड सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. इससे क्या हुआ? जर्मनी की मार्केट में काफ़ी पकड़ हो गई. इंग्लैंड एंड फ्रांस का जो डोमिनेंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि इकोनॉमिक का रूल है, इकोनॉमिक्स का, कि अगर आप चीपर गुड सप्लाई करोगे तो आपकी डिमांड मार्केट में होगी. और जर्मनी ने भी यही किया था
चीपर गुड्स को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। सो इंग्लैंड एंड फ्रांस का जो डोमिनेंस था ये ब्रेक डाउन हुआ और जर्मनी मार्केट में आगे बढ़ने लगा, और इसी के कारण जर्मनी एंड इंग्लैंड के बीच में इकोनॉमिक कंपटीशन काफ़ी बढ़ गई थी, और ये एक रीज़न था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। देन हमने लास्ट लेक्चर में मिलिट्रिज्म के बारे में भी देखा कि मिलिट्रिज्म पे सभी कंट्री काफ़ी फोकस कर रहे थे। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये सभी ने मिलिट्री पावर को एक्सपांड किया था। जापान, इटली और जर्मनी ने तो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी थी। सो मिलिट्रिज्म भी एक रीज़न बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि मिलिट्री से क्या होगा, आप पे पावर आएगा। अगर आपके पास मिलिट्री ज़्यादा है तो आपका पावर अमोंग कंट्रीज आपका पावर ज़्यादा होगा, तो आपको वॉर करने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी। सो मिलिट्रिज्म भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑफ द वर्ल्ड वॉर। देन लास्ट में हमने ग्रुपिज्म के बारे में देखा। ग्रुपिज्म मीन्स सभी कंट्री एक ग्रुप में डिवाइड हो गए, दो ग्रुप बने। एक ग्रुप का नाम था अलाइड कंट्रीज एंड दूसरे ग्रुप का नाम था एक्सिस कंट्री। सो ये ग्रुपिज्म मीन्स ग्रुप में डिवाइड हो गए और कई ऐसे कंट्री के बीच में सीक्रेट ट्रीटी भी साइन हुई। ट्रीटी मीन्स कि अगर कोई एक कंट्री पे अटैक होता है तो दूसरा कंट्री जिसने उसके साथ ट्रीटी साइन की है, ये दूसरा कंट्री उसकी हेल्प करेगा। सो ऐसी सीक्रेट ट्रीटीज भी कई कंट्री के बीच में साइन हुई थी, और ये दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न बने थे। सो ग्रुप की बात करें तो दो ग्रुप थे। एक ग्रुप में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड टर्की। एंड अदर साइड अदर ग्रुप की बात करें तो इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान, ये सभी अदर ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। सो इससे क्या हुआ, ग्रुपिज्म हुआ और सभी कंट्री में जेलसी, एनमिटी, मिसट्रस्ट, फियर एंड हैट्रेड ऐसी फीलिंग start होने लगी due to the groupism and secret treaty. So in the last lecture we have discussed about three important factors of the first world war, and now let's move further in the topic. So fourth important factor is feeling of fears nationalism. First of all, nationalism means राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कोई पर्सन अपने कंट्री को बेहद चाहता है और दूसरे कंट्री के लिए एनमिटी वाली फीलिंग उसमें होगी, तो हम उसको कहेंगे नेशनलिस्ट। उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, नेशनलिस्ट। और यही पूरे कंट्री में होगा यही एक फीलिंग, तो हम उसको कहेंगे नेशनलिज्म। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान, हम हमारे कंट्री को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं और सेम पाकिस्तान के प्रति हमारी एनमिटी है, हम पाकिस्तान को एक एनिमी कंट्री मानते हैं, तो ये भी एक नेशनलिज्म का एग्जाम्पल है। बट मोस्ट ऑफ इंडियन पीपल वॉर नहीं चाहते, दोनों कंट्री के बीच में पीस हो, शांति हो, ऐसी सभी पीपल की वांट है। सो हमारा इंडिया नेशनलिज्म में मानने वाला नहीं है। बट ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था कि अगर आप पाकिस्तान को एनिमी मानते हो, उसके प्रति एक एनिमिटी वाली फीलिंग रखते हो, तो आप एक नेशनलिस्ट का एग्जाम्पल हो। एंड इसी तरीके से अदर कंट्री के साथ भी हम देख सकते हैं। अगर हम चाइना को एनिमी कंट्री मानते हैं, तो ये भी एक नेशनलिज्म का एग्जाम्पल है। सो आई होप आप सभी को नेशनलिज्म का मीनिंग समझ में आ गया होगा। सो द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली वर द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म। सो बेल्जियम एंड ग्रीस दोनों इंडिपेंडेंट हो गए थे, मीन्स दोनों इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए थे। देन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, जो जर्मनी के स्टेट थे ये यूनाइटेड हो गए थे, और इटली उसके भी जो स्टेट थे ये यूनाइटेड हो गए थे। सो इससे क्या हुआ, नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ कि ये सभी कंट्री बन गए और उसके पीपल थे उसमें एक नेशनलिज्म की फीलिंग, नेशनलिस्ट की फीलिंग उसमें आ गई। Then, but later, the feeling of nationalism took an extreme and narrow form in Europe. So, धीरे धीरे
ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग आगे बढ़ते गई, सभी पीपल उसमें जुड़ते गए, सभी पीपल की एक ही फीलिंग होने लगी कि नेशनलिज्म मीन्स हम नेशनलिज्म को अपनाएंगे। देन economic jealousies, competitions, and colonialism in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash. सो इकोनॉमिक जेलसी, हमने देखा था कि इकोनॉमिक कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा थी, तो इससे क्या होगा, जेलसी वाली फीलिंग होगी। देन कंपटीशन हमने देखा इंग्लैंड एंड जर्मनी के बीच में काफ़ी इकोनॉमिक कंपटीशन थी। देन कोलोनाइलिज्म मीन्स यूरोपियन कंट्री में ये भी कंपटीशन थी कि हम हमारी कॉलोनीज को आगे बढ़ाएंगे। सो ये तीनों फैक्टर नेशनल इंटरेस्ट को जगाने के लिए और दो कंट्री के बीच में एनमिटी पैदा करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। सो इकोनॉमिक jealousies, competitions and colonialism in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash. National interest means सभी पीपल अपने नेशन के बारे में सोचेंगे, अपने नेशन के प्रति लव एंड रिस्पेक्ट की जो फीलिंग रखते हैं उससे हम कहेंगे नेशनल इंटरेस्ट। देन leading European nations began teaching extreme and destructive nationalism to its people. सो जो भी लीडिंग यूरोपियन नेशंस थे लाइक इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ये सभी कंट्री ने क्या किया, अपने पीपल को नेशनलिज्म के बारे में पढ़ाने लगे, उसको टीच करने लगे कि नेशनलिज्म क्या है और नेशनलिज्म को हमें बढ़ावा देना है। देन love for own nation and hatred for the other nations was encouraged, और इससे क्या हुआ कि अपने कंट्री के प्रति लव एंड रिस्पेक्ट की फीलिंग थी, बट अदर कंट्री के लिए एक हैट मीन्स एक खराब भावना सभी पीपल में जागने लगी। Then, the German chief Kaiser William was the other originator of nationalism and colonialism. So, उस टाइम का जर्मन चीफ था केजर विलियम, ये भी एक ओरिजिनेटर था नेशनलिज्म एंड कोलोनाइलिज्म का। सो यू मस्ट रिमेंबर जर्मन चीफ केजर विलियम। Then he was over ambitious and believed in world leadership. केजर विलियम था वो ओवर एम्बिशियस था मीन्स उसकी वांट्स काफ़ी ज़्यादा थी और ये बिलीव करता था इन द वर्ल्ड लीडरशिप कि हमारा जर्मनी पूरे वर्ल्ड में लीडर होना चाहिए और हम जो कहें यही पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, ऐसी एम्बिशन रखता था केजर विलियम। Then he wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power. सो मैंने आपको बताया उसकी वांट क्या थी, वो ये चाहता था कि वो जो कहे ऐसा ही पूरे वर्ल्ड में हो, ऐसी उसकी ख्वाहिश थी। सो इसके लिए उसके पास काफ़ी ग्रांड मिलिट्री पावर था, इसीलिए ये सभी बातें कर रहा था क्योंकि वह चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में उसका कंट्रोल हो। देन द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस अदर नेशंस एज इन जर्मनी एंड दिस हैड रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो सभी पीपल सभी कंट्री में एक वॉर की फीलिंग स्टार्ट हो गई कि हमें क्या करना चाहिए, वॉर करने चाहिए और हमारा एरिया आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी फीलिंग ने पूरे वर्ल्ड में एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एटमॉस्फियर क्रिएट किया था। सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म। सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स ऑफ फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म। Then let's move to another factor. So fifth factor is role of newspaper. So the newspapers of the European nations aroused so much of hatred among people with their mutual, derogatory, provocative, exaggregated and false write-ups by spitting venom against rival nations. सो न्यूज़पेपर के रोल की बात करें, न्यूज़पेपर मीन्स ये न्यूज़ स्प्रेड करेगा अमॉन्ग कंट्री,
सच्चे न्यूज़ हो गए मीन्स ट्रू न्यूज़ हो गए, फॉल्स न्यूज़ हो गए, ये अलग बात है, बट न्यूज़ पहुंचेंगे सभी पीपल को। सो इससे क्या हुआ कि अगर हम हमारे कंट्री की बात करें तो उसकी अच्छी अच्छी बातें हम न्यूज़पेपर में लिखेंगे, दूसरे कंट्री के लिए हम खराब बातें मीन्स उसकी एनमिटी हमें उस कंट्री के साथ हो ऐसी बात न्यूज़पेपर में लिखेगी। सो इससे क्या हुआ, डेरोगेटरी, प्रोवोकेटिव एंड एक्स एग्रीगेटेड मीन्स सभी पीपल में एक एनमिटी की फीलिंग स्टार्ट हुई कि दूसरा कंट्री हमारा एनिमी है। देन फॉल्स राइट, काफ़ी झूठा लिखते थे इन द न्यूज़पेपर। सो इससे क्या हुआ कि उससे अदर कंट्री के लिए हमारी रिस्पेक्ट थी वो कम हो गई थी। सो दिस इज़ द रोल ऑफ न्यूज़पेपर कि न्यूज़पेपर से पीपल में डेरोगेटरी, प्रोवोकेटिव, एक्स एग्रीगेटेड जैसी फीलिंग अदर कंट्री के लिए होने लगी। और इससे क्या हुआ, स्पीटिंग वेनोम अगेंस्ट राइवल नेशन। वेनोम मीन्स पॉइजन, राइवल नेशंस मीन्स दो एनिमी कंट्री के लिए एक जहर का काम किया था न्यूज़पेपर ने। देन the rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony. एंड कोई भी रूलर, कोई भी किंग, कोई भी पर्सन ने ऐसी ट्राई नहीं की थी कि हम पूरे वर्ल्ड में पीस और हारमोनी, पीस मीन्स शांति एंड हारमोनी मीन्स तालमेल, अंडरस्टैंडिंग हम इस्टेब्लिश करें। सो दिस इज द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Then sixth important point is philosophy about war. वॉर की काफ़ी फिलोसॉफी फेमस हुई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम। सो द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप। यूरोप में ये नोशन काफ़ी फेमस हुआ था, वॉर इज़ वेलफेयर, अगर हम वॉर करेंगे तभी हमारा वेलफेयर होगा। इसका रीज़न ये था कि कंपटीशन यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा थी, सभी कंट्रीज़ को अदर कंट्री पे कंट्रोल करना था। तो बेस्ट आइडिया था वॉर, अगर हम वॉर करेंगे दूसरे कंट्री की हार होगी तो हम उस पर कंट्रोल पा लेंगे। सो इसीलिए ये नोशन काफ़ी फेमस हुआ था, वॉर इज़ वेलफेयर, अगर हम वॉर करेंगे उसमें वॉन होंगे तो हम हमारा वेलफेयर अच्छे से कर पाएंगे। देन द जर्मन राइटर ट्रॉट्स्की पब्लिश्ड मैक्सिम्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लाइव। उस टाइम के जर्मन राइटर थे ट्रॉट्स्की, इसने एक मैक्सिम, मैक्सिम मीन्स ख्याल पेश किया था कि ओनली द माइटी डिजर्व टू लाइव। माइटी मीन्स एंग्री मैन, जो भी वॉर में मानने वाले काफ़ी एंग्री पर्सन है यही जीने के लिए हकदार है, ऐसा नोशन ट्रॉट्स्की ने पब्लिश किया था। देन वॉर अलोन इज़ द नेशनल नीड, ये भी एक नोशन काफ़ी फेमस हुआ था कि वॉर ही नेशनल नीड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन नित्जेक की बात करें, ये भी एक जर्मन राइटर था, ही एक्सप्रेस्ड वॉर एज अ सेक्रेड वर्क। उसने क्या कहा था कि वॉर एक सेक्रेड, सेक्रेड मीन्स पवित्र, वॉर इज़ पवित्र वर्क, ऐसा नोशन, ऐसा ख्याल पेश किया था जर्मन राइटर नीत्जेक ने। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वॉर इज़ वेलफेयर, वॉर इज़ अ सेक्रेड वर्क, ऐसे नोशन पब्लिश हो रहे थे। और इससे क्या हो रहा था कि सभी पीपल में यही फीलिंग देखने को मिल रही थी कि हम वॉर करें, दूसरे कंट्री पे जीत हासिल करें और हमारा वेलफेयर करें। सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नेशनलाइजेशन का, कि अगर हम आईपीएल की बात करें तो हमारी कई सारी फेमस फेवरेट टीम होती है, लाइक किसी की चेन्नई सुपर किंग्स फेमस होती है, किसी की बेंगलोर। तो दो पर्सन है, चेन्नई वाला और बेंगलोर वाला। अगर बेंगलोर वाला चेन्नई वाला के, चेन्नई टीम के लिए काफ़ी ख़राब बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता अगर हम चेन्नई के फ़ैन हैं। इसी तरीके से उस टाइम में भी ऐसा था कि एक टीम की जैसे अपने कंट्री को देख रहे थे पीपल, लाइक वॉर हो रही थी तो सभी पीपल एक्साइटेड थे कि हम वॉर पे जीत हासिल करेंगे। सो ये एक नोशन काफ़ी फेमस हुआ था, वॉर इज़ वेलफेयर, अगर हम वॉर करेंगे तो हमारा
वेलफेयर होगा। देन वॉर इज सेक्रेड वर्क, वॉर एक पवित्र काम है। तो इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए ये रीज़न काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, इससे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की फीलिंग थी वो स्टार्ट हुई थी। So this is about important factors of the First World War. In this video, we have discussed about three important factors. Like first of all, we have discussed about feeling of fierce nationalism. Then we have discussed about role of newspaper, and in the last we have discussed about feeling of war towards people. So this is important factor of the First World War. In the last lecture we have also discussed three important factor of the First World War. So I hope you understood very well about all the factors, and all of you must remember all the factor. So now let's move to some map activity. So map activity में हम देखने वाले हैं कि सिचुएशन ऑफ डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आज हम देखने वाले हैं कि यूरोपियन कंट्रीज की क्या सिचुएशन थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो लेट्स स्टार्ट आवर मैप एक्टिविटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोप की बात करें, सो दिस एरिया बिलोंग्स टू यूरोप कंटिनेंट। ये सभी एरिया यूरोप कंटिनेंट का पार्ट है। एंड हमने देखा कि यूरोप कंटिनेंट का डोमिनेंस इन द 18th एंड 19th सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा था। देन एशिया एंड अफ्रीका की बात करें, सो दिस इज एशिया एंड दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका हम देख सकते हैं, दिस इज अफ्रीका कंटिनेंट। तो एशिया एंड अफ्रीका पे कंट्रोल किसका था? यूरोपियन कंट्री का। हमने देखा डिफरेंट यूरोपियन कंट्री लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी कंट्री ने इंडिया, देन साउथ अफ्रीका, इम्पोर्टेंट नेशन लाइक श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था तभी। देन ये डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज, ये सभी पे कंट्रोल पा लिया था यूरोपियन नेशंस ने। देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप सभी ने ये सभी कंट्री के नाम सुने होंगे। जर्मनी का नाम काफ़ी फेमस था, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम मीन्स ब्रिटेन, देन इटली, देन ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सभी कंट्री काफ़ी फेमस हुए थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन रशिया, दिस ऑल एरिया बिलोंग्स टू रशिया, एंड रशिया भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री था इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो ये सभी कंट्री जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। अभी हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कंप्लीट नहीं किया है, बट मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की देना चाहता हूँ। हमने देखा था ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म मीन्स ग्रुप में डिवाइड हो गए थे कंट्री। सो ये दो ग्रुप थे, एक ग्रुप था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, यहाँ पर सर्बिया है, देन Turkey also the part of Axis country. So एक ग्रुप था एक्सिस ग्रुप, जिसमें कंट्री थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, देन टर्की, सर्बिया, ये सभी सॉरी टर्की, ये सभी एक्सिस ग्रुप के पार्ट थे। देन सेकेंड ग्रुप था अलाइड ग्रुप। अलाइड ग्रुप में फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, इटली, then United Kingdom also the part of allied group, Russia also the part of allied group। तो ये दो ग्रुप थे। फर्स्ट ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये सभी कंट्री थे। सेकेंड ग्रुप में थे फ्रांस, देन स्पेन, पोर्टुगल एंड यूनाइटेड किंगडम। देन हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में देखा था सेडान वॉर के बारे में। सो सेडान वॉर किसके बीच में हुई थी? फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। और सेडान वॉर में जीत हुई थी जर्मनी की, और जर्मनी ने फ्रैंकफर्ट सिटी
ट्रीटी साइन की थी फ्रांस के साथ, और फ्रांस ने उसमें काफ़ी वॉर फाइन भरा था, और इसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई थी। देन अदर कंट्री की सिचुएशन देखे कि अमेरिका की सिचुएशन क्या थी। सो दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, एंड अपर वाला पार्ट जिसको कनाडा हम कहते हैं। सो यूनाइटेड स्टेट्स 1917 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट उसने नहीं किया था। जैसे ही जर्मनी ने मेक्सिको पे प्रेशर किया, दिस इज मेक्सिको, जर्मनी ने मेक्सिको पे प्रेशर किया था कि आप यूनाइटेड स्टेट के साथ वॉर कीजिए। मेक्सिको और जर्मनी के बीच में काफ़ी सीक्रेट ट्रीटी साइन हुई थी, तो मेक्सिको और जर्मनी दोनों अलाइड थे। सो जर्मनी ने ऐसा कमांड दिया कि आप यूएसए के साथ वॉर कीजिए, एंड इसी के कारण यूएसए भी 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जुड़ गया था, उसने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड 1917 में सेकेंड इवेंट ये होती है रशियन रिवॉल्यूशन। इसी के कारण रशिया, ये रशिया रीजन है, रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं बना था। रशियन रिवॉल्यूशन के बाद रशिया ने लेफ्ट होना डिसाइड किया कि हम इस वर्ल्ड वॉर में से लेफ्ट हो जाएंगे। सो 1917 में यूएसए ऐड हुआ एंड रशिया लेफ्ट हुआ था इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So this is the situation of different European countries during First World War. So यहाँ पर काफ़ी गर्म एटमॉस्फेयर, हॉट टेम्परेचर एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये सभी एक साइड पे थे, और फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, इंग्लैंड और अमेरिका भी उसके साथ जुड़ गया था। ये सभी एक अलग ग्रुप में थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक ग्रुप था और ये एक ग्रुप था जिसके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। सो दिस इज अबाउट मैप एक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So now we are on Google Maps. So let's see about Suez Canal and Strait of Malacca. So फर्स्ट लेसन में हमने सुएज कैनाल एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में देखा था। फर्स्ट लेसन में हमने ये भी देखा था कि इंडिया एंड यूरोप के बीच में ट्रेड हो रहा था, एंड बीच में यहाँ पर टर्की पे कॉन्स्टेंटिनोपल था। यहाँ पर टर्किश मुस्लिम ने कंट्रोल पा लिया था। सो ये जो लैंड रूट था ये स्टॉप हो गया था। सो वास्को द गामा, जिसने पोर्टुगल से यहाँ पर अफ्रीका होके इंडिया आने का न्यू सी रूट फाइंड किया था, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। सो सुएज कैनाल का इम्पोर्टेंस की बात करें, दिस इज सुएज कैनाल। यहाँ पर हम देख सकते हैं सुएज कैनाल, यहाँ से इंडिया से हम यहाँ से यहाँ तक मेडिटेरियन सी तक हम पहुँच सकते हैं। सो this is the importance of Suez Canal. After the opening of Suez Canal, the distance between India and Europe has reduced about 7,000 किलोमीटर। दोनों के बीच में 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया था। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सुएज कैनाल। एंड नाउ जूम इन विथ सुएज कैनाल। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तो हमें कंटिन्यूअस लैंड पार्ट देखने को मिल रहा है, बट अगर हम जूम इन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल वाटर बॉडी देखने को मिल रही है। सो ये स्मॉल वाटर बॉडी स्टार्ट होती है फ्रॉम सुएज, ये प्लेस है जिसको हम कहेंगे सुएज। देन यहाँ से होकर हम आगे बढ़ के लास्ट में पोर्ट सईद तक पहुँच के हम मेडिटेरियन सी पे आसानी से पहुँच सकते हैं। सो दिस इज़ द रूट ऑफ सुएज कैनाल, कि सुएज कैनाल पे हम किस तरीके से जा सकते हैं। सो अगर हमें यूरोप पे ट्रेड करना है यूरोप के साथ, तो इंडिया से हम स्टार्ट करेंगे अरेबियन सी के थ्रू, गल्फ ऑफ एडन, देन दिस इज रेड सी, एंड रेड सी देन सुएज कैनाल के थ्रू हम यहाँ पर मेडिटेरियन सी तक पहुँच सकते हैं। सो दिस इज द रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, एंड ये इम्पोर्टेंट रूट है क्योंकि
से इंडिया एंड यूरोप के बीच में 7,000 डिस्टेंस किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस हुआ था। देन लेट्स सी अबाउट स्टेट ऑफ मलक्का। हमने लेसन नंबर 13 में देखा था कि स्टेट ऑफ मलक्का एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन के थ्रू हम अमेरिका के साथ ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज अवर इंडिया, दिस इज अवर इंडिया एंड अमेरिका की लोकेशन कहाँ पर है? दिस इज अमेरिका। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। सो अमेरिका हमें जाना है तो हम ये रूट से जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन हम अमेरिका पे जाएंगे। बट ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टेट ऑफ मलक्का, मलेशिया एंड सिंगापुर दोनों, मलेशिया एंड इंडोनेशिया दोनों के बीच में हम यहाँ पर देख सकते हैं छोटी सी वाटर बॉडी। सो यहाँ से हम शॉर्टकट लेके अमेरिका जा सकते हैं। सो ये इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ मलक्का का, कि हम देख सकते हैं कि अगर हमें इंडिया से यूएस जाना है तो हम स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू यहाँ से यूएस जा सकते हैं। हमें यहाँ पर इतना घूम फिर के यूएस जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ मलक्का। यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हो, मलक्का स्टेट। एंड दिस इज पैसिफिक ओशन। सो अगर हमें यूएसए जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ मलक्का, देन नॉर्थ पैसिफिक ओशन के थ्रू हम यूएसए तक पहुंच सकते हैं। देन लास्ट में हम देखेंगे पाल्क स्टेट के बारे में। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडिया एंड श्रीलंका, एंड इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में भी एक वाटर बॉडी, वाटर फ्लो हो रहा है जिसको हम कहेंगे पाल्क स्ट्रेट। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ पाल्क स्ट्रेट। एंड यहाँ पर ये है, वो है ये जो प्लेस है इसको हम कहेंगे गल्फ ऑफ मन्नार। So this is about Suez Canal, Strait of Malacca, Palk Strait and Gulf of Mannar. I hope you understood very well about all the points, all the topics. So in this lecture we have discussed about important factors of the First World War, and in the last we have discussed we have seen some map activity. So I hope you understood very well about all the points, all the topic, and if you have any doubts regarding these topics you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will start the First World War. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.